बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बैंकिंग की फंक्शनल क्लासिफिकेशन को डिटेल में एक्सप्लेन किया था, इसी तरह आज हम अपनी वीडियो में बैंक्स की ओनरशिप क्लासिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बैंक्स की कौन-कौन सी टाइप्स ओनरशिप क्लासिफिकेशन में फॉल करती हैं, उनको हम यहाँ तफसील से डिस्कस करेंगे। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली जो हमारे पास टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन है ओनरशिप के एतबार से, यानी मिल्कियत के एतबार से, तो सबसे पहले हमारे पास है प्राइवेट बैंक, देन पब्लिक बैंक, थर्ड नेशनलाइज्ड बैंक, फोर्थ वन इज स्टेटरी बैंक एंड लास्ट वन इज चार्टर्ड बैंक। यानी हमारे पास बैंक्स की जो ओनरशिप के हिसाब से, मिल्कियत के हिसाब से जो इकसाम पाई जाती हैं वो टोटल 5 है। यानी हमने प्रीवियस वीडियो में जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस किया था उसमें हमने 9 कैटेगरीज को डिस्कस किया था। यहाँ हम 5 कैटेगरीज को तफसीलन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पे टाइप है दैट इज प्राइवेट बैंक। तो प्राइवेट बैंक कौन से बैंक्स होते हैं इनको देखिएगा। Banks are in which there are few partners or group of persons not exceeding 50 in numbers। यानी ये वो लोग हैं, ये उन लोगों का मजमुआ है, ग्रुप ऑफ पीपल की बात हो रही है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स की बात हो रही है, या फ्यू पार्टनर्स की बात हो रही है, कुछ शराकतदारों की बात हो रही है जो 50 से ज्यादा नंबर्स में एक्सीड नहीं कर सकते। यानी कि ओनरशिप के एतबार से देखें तो पार्टनरशिप की जो यहाँ पे बात हो रही है प्राइवेट बैंक्स की, तो वहां पे नंबर ऑफ मेंबर्स भी बताए हुए हैं और साथ साथ जो है वो नंबर ऑफ मेंबर्स के साथ साथ जो है वो ये भी बताया हुआ है कि वो कौन से लोग होते हैं जो इस तरह के बैंक्स की फॉर्मेशन में अपना किरदार अदा करते हैं। फिर अगली बात जो लिखी है वो ये कि प्राइवेट बैंक्स आर मोर प्रॉफिटेबल देन देयर सेम साइज पब्लिकली बैंक्स। यानी यहाँ पे एक कंपैरिजन भी बता दिया अगली टाइप के एतबार से कि पब्लिक बैंक्स के मुकाबले में प्राइवेट बैंक्स बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं। तो लिहाजा प्राइवेट बैंक्स आर मोर प्रॉफिटेबल, यानी कि मुनाफे के एतबार से देखा जाए तो पब्लिक बैंक्स के मुकाबले में ज्यादा मुनाफा जो हासिल होता है वो प्राइवेट बैंक्स में हासिल होता है। Now we move towards another type of bank, that is the public bank। अब देखें प्राइवेट बैंक के मुकाबले में अगर आप पब्लिक बैंक को या देखेंगे इसके पॉइंट्स को, तो आपके सामने ये वाज़ेह हो जाएगा कि डिफरेंशिएशन के एतबार से क्या डिफरेंसेस हैं। दे आर एस्टैब्लिश्ड अंडर कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 एंड एंजॉय पब्लिक इन्वेस्टमेंट। पब्लिक बैंक्स एज द नेम इंडिकेट्स, पब्लिक जैसे कि प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 को तफसीलन डिस्कस किया था। तो ये वो बैंक्स हैं कि जो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत तश्कील पाते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज 7। कम से कम जो मेंबर्स की तादाद यहाँ पर होती है वो 7 होती है। यानी कि वहां पे मैक्सिमम नंबर्स की तादाद बताई गई थी प्राइवेट बैंक्स में, और यहाँ पे जो बात बताई जा रही है वो मिनिमम नंबर्स की बात हो रही है कि मिनिमम नंबर्स जो है यहाँ पे वो 7 है। और अगली बात जो यहाँ बताई जा रही है वो ये, अ पब्लिक बैंक इज दैट इन व्हिच देयर आर न्यूमरस पार्टनर्स और शेयर होल्डर्स एंड दे इलेक्ट फ्रॉम देयर ओन बॉडी अ सर्टेन नंबर्स हु आर इंटरेस्टेड विद इट्स मैनेजमेंट। और फिर ये बात बताई जा रही है कि जितने भी यहाँ पे मेंबर्स होते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, वो अपने में से ही अपनी मैनेजमेंट को सेलेक्ट करते हैं। जैसा कि पूरी की पूरी फीचर्स हमें इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आ रही हैं वो प्रीवियस यानी कि फर्स्ट ईयर के लेक्चर से बिल्कुल लिंक कर रही हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी वाले। यानी कि जो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में पब्लिक लिमिटेड कंपनी के फीचर्स थे वो सेम फीचर्स हमें यहाँ पर इम्प्लीमेंट होते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह वहां पे इलेक्ट करके अपनी मैनेजमेंट को सेलेक्ट किया जाता था, सेम इस जो तरीकाकार है वो यहाँ पे भी फॉलो अप किया जा रहा है पब्लिक बैंक्स के अंदर। जब हम तीसरी टाइप की बात करते हैं तो हमारे पास आता है नेशनलाइज्ड बैंक। What type of banks are these? These are the ones which originally acted as public companies and later were taken up by the government। यानी कि ये वो कंपनी बैंक्स हैं कि जो पब्लिक लिमिटेड बैंक्स की कंपनी में आते हैं, यानी पब्लिक बैंक्स कैटेगरी में फॉल करते हैं, लेकिन बाद अज़ां हुकूमत इन्हें अपनी सुपरविजन में ले लेती है, यानी कि नेशनलाइज कर देती है। यानी कि जो प्राइवेट बैंक्स हैं अगर हम उनकी बात करें तो वो जो है आपके वो डी नेशनलाइज्ड है,
और जो दूसरे बैंक्स हैं जहां पे अब हम डिस्कस कर रहे हैं जो गवर्नमेंट के सुपरविजन में फॉल करते हैं, दीज बैंक्स आर नेशनलाइज्ड बैंक्स, यानी इब्तिदा इनकी पब्लिक बैंक्स की एतबार से होती है, बाद में जो गवर्नमेंट होती है उस कंट्री की वो उन्हें जो है अपने सुपरविजन में ले लेती है। आगे आप देखें तो पता चलेगा कि इन पाकिस्तान इन 1947 ऑल मेजर कमर्शियल बैंक्स इन द प्राइवेट सेक्टर वर नेशनलाइज्ड। और फिर जब हम अपनी कंट्री की बात करते हैं तो 1947 के बाद जितने भी बड़े बड़े कमर्शियल बैंक्स यहाँ पे मौजूद थे वो सारे के सारे जो है वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर फॉल करते थे, उन सबको नेशनलाइज कर दिया गया था बाद में, यानी कि गवर्नमेंट ने अपनी सुपरविजन में बाद में ले लिया था। दीज बैंक्स वर 100% ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, और इस वजह से इनके जितने भी इक्विटी थी 100% वो गवर्नमेंट की जो है वो सुपरविजन में मौजूद थी। स्टैट्यूटरी बैंक्स कौन से बैंक्स हैं? दीज बैंक्स यूजुअली इनकॉर्पोरेटेड विद पावर टू इशू प्रॉमिसरी नोट्स इंटेंडेड टू सर्कुलेट एज मनी, यानी कि ये वो नोट्स बैंक्स हैं कि जो जिनकी जिम्मेदारी ये है कि ये प्रॉमिसरी नोट्स इशू करते हैं और साथ ही साथ मनी की सर्कुलेशन को भी कंट्री में पॉसिबल बनाते हैं। यानी जब ये मनी सर्कुलेशन की बात हुई, यहाँ पे जो मनी इशुएंस की बात हुई, प्रॉमिसरी नोट्स की बात हुई, तो आपका जहन जो है वो फौरन एक जानिब डाइवर्ट हो गया होगा कि ये कोई और बैंक्स नहीं बल्कि ये वो बैंक्स हैं कि जो स्टेट के बैंक्स होते हैं। जैसे कि मैं आपको आगे ये एक्सप्लेन करूं कि these are the important banks that has leadership and power to regulate the banking system of a country and act as government's bank called central bank। यानी बात वही आ गई कि ये जो बैंक्स हैं वो सेंट्रल बैंक कहलाते हैं किसी भी कंट्री के, क्योंकि ये वो बैंक्स होते हैं जो टोटली गवर्नमेंट के बैंक्स होते हैं, यानी किसी भी कंट्री के जो मेन बैंक होगा जिसकी सुपरविजन में उस कंट्री के तमाम बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करना है, ये वो बैंक है। विच इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज स्टेटरी बैंक, यानी हर कंट्री का जो बैंक है जिसे सेंट्रल बैंक कहा जाता है, दैट पर्टिकुलर बैंक इज ऑल्सो नोन एज स्टेटरी बैंक। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि टाइप्स के एतबार से पांचवा जो हमारा बैंक है वो चार्टर्ड बैंक मौजूद है। Chartered bank is an institution whose primary business is financial intermediation, meaning the bringing together of borrowers and lenders। ये वो बैंक है कि जो एक तरह के जितने भी borrowers हैं, lenders हैं, उन सब की आपस में financial intermediation को possible बनाता है। यानी कि जितने भी पैसे लेने वाले लोग हैं, पैसे देने वाले लोग हैं, यानी कि borrowers हैं, lenders हैं, उन सब के दरमियान एक coordination को create करता है और फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन जो है दोनों के दरमियान क्रिएट करता है। इस तरह से जैसे कि आप समझ लें कि एक ब्रोकर होता है जो दो डिफरेंट लोगों को आपस में मिलाता है। सेम यही जो यहाँ पे हमें कैटेगरी नजर आती है वो इस तरह के बैंक्स की नजर आती है। दे प्रोवाइड द कोर फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी सर्विस नेसेसरी इन टुडेज इकोनॉमी। आजकल के दौर के अंदर जो चार्टर्ड बैंक्स हैं वो अपना बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं, क्योंकि चूंकि जो बॉरोवर है उसको पैसों की जरूरत है और लैंडर जो है वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहता है। तो लैंडर जब अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है तो उसकी इन्वेस्टमेंट पर बैंक्स में जब वो इन्वेस्ट करता है तो डेफिनेटली उसके रिटर्न में इंटरेस्ट मिलता है। और जब बोरोवर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उस सूरत में चूंकि पैसे नहीं होते लिहाजा बैंक से वो बोरो करता है और बोरो करके उसको इन्वेस्टमेंट के काबिल बनाता है। Individuals can easily deposit their funds into various types of account within a chartered bank। और यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं यानी कि जो फर्द वाहिद हैं, मुझ जैसे आप जैसे लोग जो होते हैं वो इन बैंक्स के अंदर अपने पैसों को मुख्तलिफ किस्म के अकाउंट्स के अंदर डिपॉजिट करवाते हैं और एंड अर्निंग इंटरेस्ट ऑन देयर टेम्पररी सेविंग्स, और साथ ही साथ उन पे जो इंटरेस्ट होता है यानी कि जो यहाँ पे सेविंग्स होती हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होती, लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं होती, वो बहुत मुख्तसर से दौराने के लिए होती है और उसकी मुख्तसर से दौराने की सेविंग्स पर उनको जो है वो इंटरेस्ट भी साथ साथ मिलता रहता है। तो ये 5 टाइप्स आज की छोटी सी वीडियो के अंदर आपके सामने जो है वो हमने आपकी आसानी के लिए रिकॉर्ड की। उम्मीद है कि बहुत आसान वर्डिंग के अंदर और बहुत मुख्तसरन और इख्तिसार के साथ ये जो ओनरशिप क्लासिफिकेशन है इसको एक्सप्लेन किया। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आई तो आज की मुख्तसर सी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोबारा अर्ज कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
अपना और अपने रिलेटिव्स का, अपनी फैमिली मेंबर्स का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।